चलिए, क्या देख रहे थे जी हम लोग? कॉलेजियम सिस्टम। हाँ, विवाद। ठीक, इसका बैकग्राउंड ये सब देख लिए थे, है ना? अभी हम लोग को देखना था डिस्प्यूट्स की, इसको लेकर के क्या डिस्प्यूट्स था। ठीक है, कॉलेजियम का विकास कब हुआ था जी? हाँ, कॉलेजियम का 1991, 1993। ऑडियंस पोल है, किसी एक आदमी से नहीं पूछे। आवाज नहीं जा रहा है? थोड़ा मेरा ही आवाज खराब है, ठीक है। हाँ? नहीं, ये परिस्थितियां बहुत दिन से चल रही हैं, मतलब लगातार, लेकिन कल से ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है ना? वो थोड़ा कोल्ड वोल्ड का वजह से मौसम बदल रहा है ना। हाँ, क्या जी? सतीश सर बिहार के कर दिए कमाल। हाँ, तो देखिए, ई एगो बजता है ना, महतो जी के दलान बने ले करे। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉलेजियम। ठीक है, न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया, जिसमें कॉलेजियम क्या होता है, कॉलेजियम का विकास कैसे हुआ, कॉलेजियम के विकास में किन किन घटनाओं ने अपना रोल प्ले किया, वो सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अब आज हम लोग को देखना है कि भाई कॉलेजियम को लेकर के विवाद क्यों है ना? कॉलेजियम को लेकर के जो डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट क्या है और कैसे है, किस बात को लेकर के डिस्प्यूट होता है। ठीक है, तो हेडिंग बना लिए थे आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हम लोग देख लिए थे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, नहीं होता है। चलिए, कॉलेजियम प्रणाली से का संबंधित विवाद, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कार्यपालिका का बहिष्कार, बाइफर्केशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का बहिष्कार। ठीक है, ओके। कार्यपालिका का बहिष्कार, ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का बाइफर्केशन जो है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? तो लिखेंगे कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया से कार्यपालिका को पूर्णतः अलग कर दिया गया है। कार्यपालिका को न्यायिक प्रक्रिया से या न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया से पूर्णतः अलग कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव इज द कंप्लीट सेपरेट फ्रॉम द जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया से कार्यपालिका को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट,
पक्षपात और भाई भतीजावाद। दूसरा पॉइंट लिखेंगे पक्षपात, बायसनेस और भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म। ठीक है, पक्षपात और भाई भतीजावाद है ना, बायसनेस और नेपोटिज्म। अब ये आरोप लगता है इस कॉलेजियम के वजह से ही कि न्यायपालिका में पक्षपात हो रहा है। और बहुत बार ऐसा है कि जज ही ऐसा आरोप लगा देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आम आदमी, बाहरी का आदमी लगा रहा है। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के जज ही ऐसा कहते हुए पाए गए हैं कि कॉलेजियम में खामी है। हाई कोर्ट के जजों ने ऐसा आरोप लगाया है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इनके द्वारा ही इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप किए जाते हैं। अब सामान्य घर का कोई लड़का या लड़की पढ़ लिख करके, प्रयास करके किसी तरीके से हाई कोर्ट तक पहुंच गया, अब उसको हाई कोर्ट से ही रिटायरमेंट ले लेना होगा। उसको सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना उसके लिए बहुत कम है, चाहे उसके अंदर कितनी भी मेरिट क्यों ना हो। रीजन कि उसका कोई सगा संबंधी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में नहीं है तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में नहीं है तो अब उसका हाई कोर्ट से वहां जाना मुश्किल है। अब वही जिसका परिवार का कोई आदमी है वो तुरंत मंगा लेगा। अब किसी के फूफा जी हैं उसमें, जीजा जी हैं किसी को उसमें, चाचा हैं किसी को उसमें, तो तुरंत भतीजा को बुला लेंगे ना। लेकिन साधारण घर का लड़का तो नहीं जा पाएगा, लड़की नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसका कोई है नहीं। अब जैसे कि अभी आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो सारे हीरो हीरोइन अपने अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। एक वेब सीरीज आई है जिसमें शाहरुख खान ने अपनी बेटी है ना सुहाना को, और भी लोग हैं, शाहरुख खान ज्यादा चर्चित हैं इस मैटर में, और भी लोग हैं, जिसमें सारे मतलब जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके पुत्र और पुत्रियों को मिला करके एक सीरीज बनी है। हालांकि उस सीरीज को लेकर के जो स्टार आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं, बहुत खराब आ रहा है। मैं उसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसका नाम क्या है, लेकिन उसकी स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी फिलहाल नहीं है। लेकिन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं कि भाई सेट हो जाए, कैरियर इनका सेट हो जाए फिल्म इंडस्ट्री में। तो अब जिसके हैं गॉड फादर वो तो सेट कर ही ना देंगे, लेकिन जिसका कोई नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत अकेला बेचारा गया, अकेले अपने मेहनत से अपना पहचान बनाया, सब पर हावी था वो अकेले। हमारा एक बिहारी उन सब पर भारी था, लेकिन सबको बर्दाश्त नहीं हुआ, सब उसके भारीपन को झेल नहीं पाया, षड्यंत्र करके मार दिया। हमारे बिहार से मनोज वाजपेयी उम्दा कलाकार, रियल बना देने वाले चीजों को, मतलब एक्शन को एकदम रियल बना देने वाले, लेकिन उनको कभी भी लीड एक्टर सब नहीं बनने दिया। एक जो लीड एक्टर बना, जो सबको पीछे छोड़ दिया, उसको सब मार दिया। आज तक पता नहीं चला कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। जांच के नाम पर जो हुआ वो सारा दुनिया ने देखा। ये पता नहीं चला कि कौन मारा, कैसे मारा, ये पता चल गया कि नशा करता था। अरे भाई इन्हें बताओ कि कैसे मरा, इन्हें बताना चाहिए था, ये अभी तक नहीं पता चला। केवल यही है कि भाई सुसाइड किया था, लेकिन जो चीजें हैं उससे लगे भाई आखिर सुसाइड के लिए उकसाया कौन, क्योंकि सुसाइड भी एक प्रकार का मर्डर है। कोई आदमी जानबूझ के अपना जान क्यों देगा जी? इतना आदमी के सामने ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती है कि उसके पास अपने जीवन को समाप्त कर देने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं सूझता है। तो ये भी एक प्रकार से मार देना ही होता है कि हमने परिस्थितियां ऐसी बना दी कि हमने आदमी को मार दिया, है ना। तो परिस्थिति बहुत बड़ा
कारक है। कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन द डेथ। किसी भी डेथ के लिए, अगर नेचुरल डेथ हो रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, नेचुरल डेथ के अलावे कोई भी डेथ हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई परिस्थिति है। अगर एक्सीडेंट से ही किसी का हो रहा है तो एक्सीडेंट हुआ ना, किसी ने गलती की, या तो चलाने वाले ने एक साइड से या फिर चलने वाले ने, किसी ने गलती की होगी तो ही हुआ। तो वैसे ही होता है। तो यहां पर क्या है कि जिनके भाई भतीजा, जिनके पिताजी, जिनके लोग आगे हैं, तो वो लोग तो इसमें सफल हो जाते हैं, दूसरा आदमी सफल नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। और इसी तरह का आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगता है। इसलिए कॉलेजियम में सबसे बड़ा विवाद अगर कोई है तो भाई भतीजावाद का विवाद है, नेपोटिज्म का विवाद है। लिखिएगा थोड़ा सा इसमें, लेंगे कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली सीजेआई पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु, कॉलेजियम प्रणाली सीजेआई पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करती है। कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करती है, जिसके कारण यह भाई भतीजावाद फेवरेटिज्म होता है ना, ये मेरा फेवरेट आदमी है। फेवरेट आदमी को आदमी क्या करता है, सुविधा पहुंचा देता है कि नहीं। जो फेवरेट नहीं होता उसको, अब कहीं चल जाइए किसी के यहाँ, आप अगर उसके फेवरेट आदमी हैं तो आपको घर में रखा हुआ सबसे बढ़िया मिठाई खिलाएगा, गुलाब जामुन लो भाई, काजू कतली। आप चल गए बस ऐसे बिन बुलाए, फेवरेट है नहीं, बस आ गए हैं, तो जौन खराब मिठाइया होगा वो दे देगा, लो भाई खा लो। स्पेशल वाला रहेगा स्पेशल आदमी के लिए, फेवरेट के लिए, बिल्कुल जो फेवरेट आदमी होगा उसके लिए। इसलिए प्रयास करिए फेवरेट बन के रहें किसी के, है ना। अब सबके फेवरेट तो बन नहीं सकते ना, सबके फेवरेट तो नहीं बन सकते। तो जीवन में एक आदमी जरूर बनाइए जिसके आप फेवरेट हो, है ना, क्योंकि इसका अनुभव लेना भी जरूरी है ना। जब आपको कोई प्रायोरिटीज में रखेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, नंबर 1 पर रखेगा, तुम्हारे लिए कुछ भी सही है कि नहीं। एक आध आदमी तो ऐसा होना चाहिए लाइफ में जो कहे कि तुम्हारे लिए तो भाई कुछ भी सही, एनीथिंग आई कैन डू इट, है ना, आई कैन डोंट सीन व्हाट राइट व्हाट रॉन्ग, बस कर देना है ना। लेकिन ऐसा होता है जी, कहता सब है लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए हाँ बिल्कुल, ये तुम कोची शुरू करता है जी, ताली बजाने वाला काम, पगला ताली बजवा देता है हर चीज में, आयु शुरू करता है सब बजा देता है। दिल वाला बात कहे तो ताली बजाई, सदन है, क्लास का कुछ डेकोरम है कि नहीं, यहाँ ताली वाली नहीं बनानी चाहिए। हंसिए मुस्कुराइए, बात अलग है ना। बाहर वाला आदमी सोचेगा तो दूसरा अनुमान लगा लेगा, ताली बज रहा है यहाँ, समझे। तो हम लोग ना जान रहे किस मुद्दे पे बज रहा है, उधर दूसरा मामला समझ जाएगा, है ना। चलिए, तो ऐसा बिल्कुल माँ है या परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग आपको निस्वार्थता के साथ आपको प्रेम करते हैं, है ना। बाकी दुनिया में कोई भी है वो तभी तक आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेगा जब तक उसको आपके समझ में आता है कि आप काबिल आदमी हैं, आप कुछ कर सकते हैं। जब उसको वक्त पड़ेगा तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, या आपके साथ होने से उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है तो आदमी आपके लिए करेगा।
लेकिन माँ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा नौकरी में है कि नौकरी नहीं करता है, गरीब है, अमीर है, कैसा है, इस बात से माँ को फर्क। माँ बस इतना जानती कि मेरा बेटा है, अगर सफल है तो अच्छा बात है, असफल है तो भी कोई बात नहीं है माँ के लिए। हाँ, माँ बच्चा के लिए ही चाहती कि बच्चा अपना जीवन सुख से जी ले, इसलिए उसको नौकरी लग जाए। माँ को इस बात का उम्मीद नहीं कि आप उसको करके दीजिएगा, आप उसको क्या कीजिएगा। किसी की भी, हम सबकी माँ जितना हम लोगों के लिए कर दी है, हम लोग जीवन भी अपना दे देंगे, निछावर कर देंगे, तो माँ के द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। समझ रहे? तो इसलिए हमारे संस्कृति में इसलिए कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब प्रायोरिटी देना होगा तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? अपनी माँ को, है ना, या अपनी जन्मभूमि को, दूसरा किसी को नहीं। भले कोई कितनों कहे कि हम जहर खा लेबू तो खा लो भाई, कोई बात नहीं, माँ इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जो कारण है खा लेंगे वो खाएगा नहीं वास्तव में, तो आपको ब्लैकमेल कर देगा। कितना होता है सब, कह देगा तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे। कुछ क्या कर देंगे भाई? लाओ तो 10 लाख रुपया भेजो तो अकाउंट पर, भेज देगा? नहीं भेजेगा, चोरी करे पड़ेगा कहीं जाके, है? लेकिन इसलिए भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म जो है वो किसी ना किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर होता है, और यहां पर भी वही होता है। क्या लिखा है लाइन? हाँ, भाई भतीजावाद की व्यापक संभावनाएं, भाई भतीजावाद की व्यापक संभावनाएं दिखती हैं। दिखती हैं, ठीक है। यह न्यायिक प्रणाली की गैर पारदर्शिता को जन्म देती है। यह न्यायिक प्रणाली की गैर पारदर्शिता को जन्म देती है। तुम लोग भी हंस रहा है जी, हैं? यह न्यायिक प्रणाली की गैर पारदर्शिता को जन्म देती है। नॉन ट्रांसपेरेंसी गैर पारदर्शिता को जन्म देती है, जो देश में विधि एवं व्यवस्था के, जो देश में विधि एवं व्यवस्था के विनियमन, विधि और व्यवस्था के विनियमन के लिए अत्यंत हानिकारक है। विनियमन के लिए अत्यंत हानिकारक है, अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। अत्यंत हानिकारक है, ओके। कौन सा? तो यही मतलब, अगर भाई भतीजावाद मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फेवरेटिज्म चलेगा कॉलेजियम के माध्यम से, तो यह न्यायपालिका पर प्रभावित न करेगा जी। फिर से क्या हो सकता है? योग्य आदमी न्यायपालिका में चुन के नहीं जा पाएगा। अगर कोई बहुत मेरिटोरियस आदमी है और उसका कोई नहीं है कॉलेजियम में, तो उसका नाम का रिकमेंडेशन नहीं करेगा, तो उसको हाई कोर्ट से रिटायर होकर आ जाना पड़ेगा घरे। आज जो आदमी योग्य नहीं है, तुरंत उसका रिकमेंडेशन चल जाएगा, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा। तो कॉलेजियम प्रणाली अपने आप में इतना बंद है, इतना क्लोज है कि पता ही नहीं चलता है कि किस आधार पर सिफारिश भेजा गया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट सेपरेट किया गया है। जज लोग आपस में राय मशविरा करके नाम भेज देते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि राय मशविरा करने का आधार क्या था। अब आईएएस बनना है तो है ना कि भाई पीटी पास करिए, मेंस पास करिए, इंटरव्यू पास करिए, फाइनल मेरिट में आइए तो बनिएगा, तो आधार पता चलता है सबको। लेकिन कॉलेजियम में जो जज बैठे हुए हैं वो क्या आधार तय करते हैं कि किस तरह के लोग को हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे, ये आधार स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। ये न सरकार को पता है
ना आम आदमी को पता है, ये सिर्फ जज साहब जानते हैं, यानी कि कॉलेजियम व्यवस्था में जो लोग हैं वो जानते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, रिपब्लिक कंट्री में इतना इनट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज रहेगा तो फिर तो ठीक नहीं है, इतना गैर पारदर्शिता रहेगी तो ठीक नहीं है। और जबकि लगातार सवाल उठ रहा है, तो अगर लगातार सवाल उठ रहा है तो इस देश में सबको जवाब देना होता है, जुडिशरी इससे बाहर नहीं है। तो या तो जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं वो आकर के क्लियर करें कि हम किस आधार पर करते हैं, या फिर पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर दे, पारदर्शी कर दे कि आप देखिए हमने अगर इस जज साहब को यहां से उठा करके यहां लाया है तो इनमें इन इन योग्यता को हमने देखा है। तो इससे क्या होगा, इससे फिर भविष्य में कोई ये नहीं कह पाएगा कि गलत हो रहा है या सही नहीं हुआ, समझ रहे, ये कोई नहीं कह पाएगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोसीड। तो मतलब ये एक विवाद का मुद्दा है, भाई भतीजावाद, ठीक है, या पक्षपात। आगे लिखेंगे, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध, थर्ड पॉइंट, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध। नियम एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध। नियम एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध। अब इसमें क्या है, तो लिखेंगे कि इस प्रणाली में इट्स द अगेंस्ट ऑफ कंट्रोल एंड बैलेंस। इस प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस है वो लगातार क्या होता है, गड़बड़ होता है। नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध। इस प्रणाली में नियम एवं संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। भारत में व्यवस्था के तीनों अंगों, भारत में व्यवस्था के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, भारत में व्यवस्था के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यूं तो अंशतः स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यूं तो अंशतः स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन वे किसी भी अंग की, लेकिन वे किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर, किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर नियंत्रण के साथ ही संतुलन बनाए रखते हैं। नियंत्रण के साथ ही संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि ये ठीक बात है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं, ये नियम है। लेकिन साथ भी यह भी नियम है कि तीनों ही शक्तियां एक दूसरे पर एक प्रकार का नियंत्रण भी रखती हैं।
ताकि ऐसा ना हो कि कोई एब्सोल्यूट हो जाए, मतलब कुछ भी करे। हम जब पहली दफा घर से बाहर निकलते हैं, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, कोटा, कहीं भी पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने के लिए ही माता पिता छोड़ते हैं, बाकी किसी प्रोग्राम के लिए तो छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप बोल दीजिए कि घूमने जाना है, छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। एक दो बार स्कूल का ट्रिप बनता था तो उसमें भी वो लोग का प्रयास रहता था कि एकदम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाएं। और जो शिक्षक लोग लेके जाते थे ट्रिप पर, उनको विशेष रूप से दिशा निर्देश, टाइम टू टाइम एकदम अपडेट देते रहिएगा। कैसे कि इसमें भी कांड हो जाता है जी। अब शिक्षक लोग भी बेचारा, अरे हम मतलब पहले इस स्कूल में एक प्रोग्राम चलता था ट्रिप का, तो गांव से लोग आते थे पटना घूमने के लिए, स्कूल वाले बस लेके आती थी पटना घुमाने के लिए। एक घटना घट गया था हमारे यहाँ, है ना। एक मतलब हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर पे एक और गांव था, उसमें एक हाई स्कूल था। उस हाई स्कूल से लोग आए हुए थे और नेक्स्ट ट्रिप हमारा था, मतलब हम लोग का अगर उसके बाद का ट्रिप था, उनका ट्रिप आया हुआ था। पहले ही सब प्रोग्राम फिट कैले था, दूगो उसमें से था ना, पहले ही प्रोग्राम सेट कैले था, उसमें का नहीं था, दोनों का प्रोग्राम पटने में कहीं था। तो जो शिक्षक महोदय थे जो लेके आए थे, उनको कह दिया कि सर हमको आप ये लोग को चिड़ियाखाना घुमाइए, हम आपको सीधे ज्वाइन करेंगे बस स्टैंड, जब बस लगेगा तो शाम को 6 बजे। टीचर भी बेचारे छोड़ दी, बोले ठीक है जाओ भाई, कहीं होगा कोई, अपना घूम घाम के आएगा। वो उतर गया, हो जा उतर गया तो पहुंच गया कोई वहां, तो पूछा शिक्षक की कौन है, तो बोल दिया हमारा मौसी का लड़का है। बोला कि ठीक है जाओ, तो भाई कोई दिक्कत है कि भाई चल तो गया, शाम को 6 बजे भी नहीं किया दोनों। अब बस ना उधर जा रहा है ना इधर रुक रहा है, क्योंकि अब बाकी बच्चों को तो घर जाना है, एगो लेकिन आया नहीं अभी तक। अब मध्य रात्रि हो गई, वहां बस पहुंची नहीं। अब लोग फोन कर रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत हो गई, बस क्यों नहीं आई अभी तक। तब अब शिक्षक महोदय क्या करें, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है, अब जब तक वो एगो विद्यार्थी आएगा नहीं तब तक खाली बस कैसे लेके आ सकते हैं। वो मतलब जो गया था वो नेक्स्ट डे अपने गाड़ी से, मतलब अपने वाहन से, उस बस के पहुंचने से पहले अपना घरे पहुंच गया, है ना। अब बस अभी उसका वेट कर रहा है ये पटने में कि भाई कहाँ है। टीचर बेचारे सब बच्चा को खिला पिला रहे हैं कि भाई रुको आएगा तो चलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपना वो सारा प्रोग्राम कर और के अपना पहुंच गए। पहुंच गए तो अब जब इनको फोन आ रहा है कि महाराज तो आ गया घर है, और अभी फिर अपना बस लेके गए। अब सोचिए उसके बाद हम लोग का बस आना था, तो कांड तो सब किया, अब भुगतना पड़ा हम लोग को। अब हम लोग में एक टीचर नहीं 5 गो टीचर आया गार्डिंग करने के लिए। नियम बन गया कि भाई कोई भी उतर के कहीं नहीं जाएगा, जहां शिक्षक लेके जाएंगे वहीं जाएगा, माने स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं। तो पहला बार जो स्वतंत्रता मिलता है, खास करके गांव से जब हम लोग पटना आते हैं, तो पढ़ने के नाम पर, है ना। इसलिए आप सबको इसलिए मिला होगा, ये तो घर वाला कहीं छोड़ता है जी, नहीं छोड़ता है। आ गए, अब आ गए तो उसके बाद भी कंट्रोल रहता है, चेक एंड बैलेंस रहता है। टाइम टाइम पर माता पिता भाई बहन ये लोग का फोन आता है कि भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों। अब आप उनको ही नहीं कह सकते हैं कॉलेजियम के जैसे कि आप हम पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हम कंप्लीट सेपरेट हैं। क्योंकि कंप्लीट सेपरेट सी अगर किसी को मिल गया तो ये जरूर है कि वो आदमी गलत रास्ता पकड़ लेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े फिलोसोफर्स का कहना है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंसी आदमी को एक्सप्लॉइटेशन की तरफ आगे बढ़ा देती है। आप लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा गलती कीजिएगा, उस इंडिपेंडेंसी का गलत फायदा उठाइएगा, और इसका बाद में आपको समझ में आएगा कि हमने वो गलत किया। लेकिन वही अगर टाइम टू टाइम माता पिता का चेक एंड बैलेंस लगा रहे तो गलती करने का संभावना नहीं होगा। टाइम ही नहीं मिलेगा, कहां गलती करिएगा। तो वीडियो कॉल कहां हो भाई, अब आपको लगा यार माँ फोन कर देगी, भैया फोन कर देंगे, पापा फोन कर देंगे। अब सोचिए ऐसे जैसे लोग को इस तरह का दिक्कत रहे, वो कभी सोच कर भी कुछ अन्यथा करेंगे? अगर माता पिता के कंट्रोल में है तो नहीं करेंगे, क्योंकि डर है कि एक बार अगर धरा गए कहीं तो उसके बाद जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है
जो वित्तीय सपोर्ट मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। उधर का जब माता पिता जब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट रोक देंगे तो यहाँ किसका हिम्मत है आपको पैसा देने का जी? दूसरा आदमी तो सोचता है कि आप कुछ पैसा लेगा तो काम होगा, अब मालूम चला आप ही का पैसा रुक गया। तो इसलिए माता पिता से फाइनेंशियल सपोर्ट लेते रहना। इसलिए भी क्या होता है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है। तो संवैधानिक संस्था के बीच में ही नहीं, आदमी के लिए भी, समाज के लिए भी ये नियम है कि चेक एंड बैलेंस होना ही चाहिए, संतुलन होना चाहिए, शक्ति का संतुलन होना चाहिए। क्योंकि एब्सोल्यूट पावर आदमी को एब्सोल्यूट बना देता है, तो इससे आदमी भटक जाता है, उससे गलतियां हो जाती है, वो गलत रास्ते पे चल जाता है और उसके बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। कॉलेजियम के साथ क्या है, कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट है तो अब किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। अब इंटरफेरेंस ना होने की वजह से किसी को भी बना रहे हैं। इसी वजह से आज न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है सुप्रीम कोर्ट। इस पर भी इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, एलिगेशन शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। इसलिए इसको ठीक करना जो है सो हमारा दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। लिखेंगे आगे। देखिए, मैं बस प्रैक्टिकलिटी से घटना को इसलिए जोड़ता हूं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो जाए। आप बात समझिएगा ना तो आप लिख दीजिएगा आराम से, और नहीं समझिएगा तो फिर लिखने में बहुत दिक्कत होता है। तो प्रैक्टिकलिटी से भी कनेक्ट करके आप स्वतंत्रता और नियंत्रण, अगर इस दोनों का मतलब समझ गए, चेक एंड बैलेंस, तो लिखने में आपको कोई असुविधा नहीं होगा। आगे लिखेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को अपार शक्ति प्रदान करती है। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को अपार शक्ति प्रदान करती है। जब अपार शक्ति होगा तो खतरा तो होगा। ठीक है, शक्ति राम के पास भी था, शक्ति रावण के भी पास था, लेकिन राम पूजे जाते हैं, रावण को मार दिया जाता है। अंतर क्या है? शक्ति को संचित करके रखने का, कि अगर शक्ति है तो शक्ति के माध्यम से रिस्पॉन्सिबल बनिए। राम ने अपने शक्ति को उत्तरदायी बनाया, अपनी शक्ति के माध्यम से ऋषि मुनियों, समाज के आम नागरिकों की रक्षा की, और रावण ने अपने शक्तियों से ऋषि मुनियों और आम नागरिकों को क्षति पहुंचाया। तो शक्ति का जो दुरुपयोग करेगा उसका नाश होना निश्चित है, और जो शक्ति का सदुपयोग करेगा उसका कभी नाश नहीं होगा, वो हमेशा पूजा जाएगा, लोग उसका सम्मान करेंगे अगर उस शक्ति को अपने कंट्रोल में रख करके चलता है। तो कॉलेजियम न्यायपालिका को अपार शक्ति प्रदान करती है, जो नियंत्रण का बहुत कम अवसर देती है, जो नियंत्रण का बहुत कम अवसर देती है और दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न करती है, और दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न करती है। दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न करती है। अब एब्सोल्यूट पावर होगा तो पावर का खतरा होने का संभावना तो रहेगा ही। नेक्स्ट, अब एक अगला पॉइंट लिखेंगे, क्लोज डोर मैकेनिज्म। क्लोज डोर मैकेनिज्म, इसको ऐसा ही लिखना है, इसको हिंदी में नहीं लिखना है, ये एक यंत्र है। क्लोज डोर मैकेनिज्म, क्लोज डोर मैकेनिज्म। अब देखिए, क्लोज डोर मैकेनिज्म का क्या मतलब है। क्लोज डोर मैकेनिज्म का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाया जाए, अब जैसे कि लोकसभा है, तो लोकसभा का अपना सचिवालय है ना, लोकसभा सचिवालय। राज्यसभा है, राज्यसभा का सचिवालय है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, स्टेट में सेक्रेटेरिएट है, आपका सचिवालय है। तो सचिवालय से क्या, स्टेट के होने वाली सारी मामले जो है सो पता चलता रहता है, क्योंकि सब चीज वहीं से कंट्रोल होता है।
जैसे हर चीज के लिए एक मैकेनिज्म है जहां से उसके द्वारा किए जा रहे गतिविधियों के बारे में जानकारी होता है, तो क्यों ना कॉलेजियम के लिए भी एक क्लोज डोर मैकेनिज्म खोजा जाए, जिसके माध्यम से यह पता चलता रहे कि कैसे कैसे और किन किन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो रही है। प्रक्रिया का नाम तो सबको पता है कि कॉलेजियम है, कॉलेजियम में कितने लोग हैं ये भी पता है, लेकिन कॉलेजियम करती कैसे है ये किसी को पता नहीं है। ये मैंने बताया आपको, नहीं बताया कि कैसे करती है, ये मुझे भी नहीं पता। आई देश के सिस्टम को नहीं पता तो मुझे क्या पता रहेगा। किसी को पता नहीं कि अंदर का प्रोसेस क्या है। तो उस अंदर के प्रोसेस के लिए क्लोज डोर मैकेनिज्म नाम की कोई चीज होनी चाहिए जो उससे निकटता रखती हो और उसके बारे में सूचना उपलब्ध कराती हो। अगर सूचनाएं मिलने लगेंगी तो संभव है कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप भी ना लगे, लोगों को लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़िए, देंगे कि आलोचकों ने रेखांकित किया है कि आलोचकों ने रेखांकित किया है कि आलोचकों ने यह रेखांकित किया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं है। आलोचकों ने रेखांकित किया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं है। इसे एक क्लोज डोर अफेयर, इसे एक क्लोज डोर अफेयर के रूप में देखा जाता है। क्लोज डोर अफेयर के रूप में देखा जाता है। अब देखिए ये सब वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स आप अपने आंसर में पुट इन करेंगे तो आंसर का जो क्वालिटी है वो बढ़ जाता है। अब क्लोज डोर मैकेनिज्म, अब इसका मतलब है कि भाई कोई सचिवालय कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है, तो क्लोज डोर मैकेनिज्म में सूचनाएं मिलती हैं, आ क्लोज डोर अफेयर में सूचना नहीं मिलता है। अब कहीं कोई अफेयर किसी का चल रहा है तो सूचना लीक होने देगा? गलती से लीक हो जाता अलग बात है, क्योंकि मामला अवैध है ना जी, इनवैलिड है। तो इनवैलिड मामला कोई चाहेगा कि दुनिया जाने? नहीं चाहेगा। हाँ वह है जब अगर मामला फिट हो गया, अब दोनों के माता पिता मान गए, अब शादी होगा जी, अब तुरंत वीडियो वायरल कर देगा अपना, देखिए हम एंगेजमेंट के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो संबंध चला रहे थे उस संबंध को सामाजिक मान्यता मिल गई। ऐसे तो लीगल मान्यता तो है, लीगली तो है ना हमारे यहाँ देश में, लिव इन रिलेशनशिप तो है, आप रहिए, कानून आपको नहीं रोकेगा अगर आप एडल्ट हैं तो। लेकिन क्या माता पिता को बता दीजिएगा ये आज हम रहलू तो वो दिन होंगे कि रोक तो उपाय करते हैं, पूरा गांव लेके पहुंच जाएंगे पिताजी। एक मूवी आई थी इस इशू पर, इस इशू पर एक मूवी आई थी आज से 4-5 साल पहले, आई थिंक 2019 में। कौन सी मूवी थी? हाँ कौन सी थी? बोलो ना भाई, लाउड बोलो। हाँ मुन्ना भाई? नहीं, कोई तो मूवी थी, नामो हमको मूविया सबका याद नहीं रहता, ये दिक्कत है। लुक्का छिपी, हाँ एग्जैक्ट, लुक्का छिपी। लुक्का छिपी में इस इश्यूज को दिखाया गया, मतलब मूवी में इस मुद्दे को दिखाया गया है कि कैसे होता है, मतलब दोनों बेचारा रह तो रहा है, तब तक एगो उसके पीछे को दोस्त पड़ रहा था, वो देख लेता है, समझ जाता है कि सबका मामला कुछ और है, अनैतिक है, अवैध है ना। बस क्या करता है, जाके घरे बोल देता है। एगो उसके बगल में एगो आंटियों चक्कर में पड़ रहती है जानने की कि सब है कौन, तो ये सब जाली फोटो बनवाता है, शादी वाला बनवा के रखता है।
एक बार आके ऐसे ही पूछ लेती शादी का कितना दिन हुआ, ये कहता है 3 महीना, कहती है 6 महीना। ले, टाइम किसी एडजेक्ट कोई बता ही नहीं रहा है, शक सबको हो जाता है। उसमें दिखाया गया है कि इस वजह से सोसाइटी में कितना प्रॉब्लम होता है। माता पिता पहुंच जाते हैं, सर पीटने लगते हैं, ले क्या किया है, नाम हंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब कि उनके द्वारा जो चीजें की गई हैं, बहुत सारा चीज है हमारे समाज में जो लीगली वैध है लेकिन सोशली अवैध है। तो इसको कानूनी तौर पे तो मान्यता है लेकिन समाज इसको नहीं मानता है। तो हम केवल हमारा देश केवल कानून से नहीं चलता, हम यूरोप नहीं है, हमारा देश समाज से भी चलता है। हमारे देश में हमारे माता पिता हमें बचपन से सिखाए हैं कि भाई अगर कुछ गलत कहोगे तो लोग क्या कहेंगे। कोई नहीं कहता है कि कानून क्या कहेगा, कोई कहता है कि कानून ऐसा कह देगा, कानून जेल में बंद कर देगा, कोई नहीं कहता है। लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपके नजर में, कानून के नजर में तो सही होना ही चाहिए, साथ साथ लोगों के नजर में भी सही होना चाहिए। इट्स ऑल्सो वैलिड फॉर सोसाइटी। समाज में अगर उसको वैधता नहीं है तो आप कुछ हो, समाज आपका मजाक उड़ा ही देगा, गलत सलत बोल ही देगा। भले आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, पीछे में बोलेगा कि देखिए शर्मा जी के लड़के ने क्या किया, शर्मा जी की लड़की ने क्या किया। लड़के लड़की को नहीं समझ में आएगा क्योंकि तो बाहर में रह रहे हैं। माता पिता इससे प्रताड़ित होते हैं क्योंकि आप तो बाहर है ना, शहर में किसी को मतलब नहीं किसी से, लेकिन गांव में मतलब है। आपके द्वारा किया गया कुकृत्य गांव में वर्षों तक कहानियों के रूप में सुनाया जाएगा कि देखिए उनका लड़का क्या किया था, देखो उनका लड़की क्या की थी। आपको लगता है कि आप लिबर्टी के नाम पे कर गए, लेकिन आपके बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको आप ही की वजह से कोसा जाएगा। इसलिए हमको या आपको किसी को भी जब मौका मिलता है बाहर आकर के अपना करियर बनाने का, तो पहला प्रायोरिटी करियर पे ही देना चाहिए। क्योंकि आप यहां पर अगर गलती कुछ करिएगा ना तो बाद में जो अगला लड़का या लड़की आने वाला होगा ना पटना, उसका माता पिता नहीं आने देगा। उसको सीधे कह देगा कि देखो उनका लड़का गया तो क्या किया, उनकी लड़की गई तो क्या की। और वही अगर एक गांव से कोई लड़का कलेक्टर हो गया, डीएसपी हो गया, तो उस गांव का मैक्सिमम लड़का आ जाएगा, लड़की आ जाएगी पढ़ने के लिए। माता पिता भेज देंगे कि देखो उनका लड़का गया पढ़ने ना, तो पढ़ के ही बन गया। तो ये नहीं समझना है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारा है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गांव का है। हम अच्छा करेंगे तो गांव पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और हम बुरा करेंगे तो गांव के आने वाले बच्चों में से कम 10 गुना तो कम से कम 3 को तो नहीं आएगा, उसका माता पिता इसलिए नहीं आने देगा। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस और क्लोज डोर मैकेनिज्म हर जगह पे काम करना चाहिए। एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज डोर मैकेनिज्म रहेगा तो इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, लेकिन क्लोज डोर अफेयर रहेगा तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और ऐसे में चीजें गलत होती चली जाएंगी। और कॉलेजियम पर यही आरोप लगता है कि क्लोज डोर मैकेनिज्म के जगह पर क्लोज डोर अफेयर को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, इसलिए सूचनाएं बाहर नहीं आ रही हैं। इसलिए कॉलेजियम भारत जैसे लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश में, जहां पर की संप्रभुता संविधान के पास है, न्यायपालिका के पास नहीं, तो इसलिए न्यायपालिका को इस तरह का एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बहुत ही आपको ध्यान देने वाली चीज है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखेंगे। क्या लिखें लास्ट लाइन? देखा जाता है जहां कॉलेजियम की कार्य प्रणाली और निर्णय प्रक्रिया, जहां कॉलेजियम की कार्य प्रणाली और निर्णय प्रक्रिया, जहां कॉलेजियम की कार्य प्रणाली और निर्णय प्रक्रिया के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावे कॉलेजियम की कार्यवाही का
कोई आधिकारिक कार्यवृत्त, कोई आधिकारिक कार्यवृत्त, कोई आधिकारिक कार्यवृत्त भी दर्ज नहीं होता। आधिकारिक कार्यवृत्त भी दर्ज नहीं होता मतलब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं होता है ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी में रखा जाए या पब्लिक के सामने किया जा सके। ठीक है, बस वही सील पैक लिफाफा होता है जिसमें नाम का रिकमेंडेशन होता है। ओके, तो ये सब विवाद के कारण है। एक विवाद का बिंदु ये भी है असमान प्रतिनिधित्व। एक और पॉइंट लिखेंगे, इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, असमान प्रतिनिधित्व। असमान प्रतिनिधित्व तो अब देखिए असमान प्रतिनिधित्व क्या है। इन इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन, उसमें देश की इतनी बड़ी न्यायपालिका है, इसमें महिलाओं की संख्या नगण्य है। कभी कभी एक आध महिलाएं देखने को मिलती हैं, इंदु सिंह मल्होत्रा जैसे लोग, मतलब कभी कभी यदा कदा। तो जब ये काम हो रहा है तो कॉलेजियम को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कम से कम कि इनइक्वल ना हो, थोड़ी बहुत महिलाओं का भी प्रेजेंटेशन हो इसके अंदर में, उन्हें भी लिया जाए। कि निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का होना बड़ा जरूरी होता है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि महिलाओं को या लड़कियों को ये माना जाता है कि ये थोड़ी इमोशनल ज्यादा होती है, मतलब लड़के और पुरुष थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। इसलिए लड़कों को मूर्ख बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, समझे ना। लड़कियां मूर्ख आसानी से बन जाती हैं। अब इसको अन्यथा नहीं लेना कि हम तो ना बनते हैं। ना बनते मतलब क्या, इमोशनल होना कोई बुरा बात थोड़ी ना है, अच्छा बात है। लेकिन इमोशन पर इंटेलिजेंस का कंट्रोल होना ज्यादा जरूरी है। रामायण में आप एक पात्र देखते हैं, लक्ष्मण जी, बुरे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, इतना मतलब पूरा जीवन समर्पण कर दिया राम के लिए। उनकी पत्नी उर्मिला, अगर पूरे महाभारत में सबसे महान कैरेक्टर अगर कोई है तो वो उर्मिला है, माता सीता से भी ज्यादा। लेकिन अलग बात है कि लेखकों ने उस कैरेक्टर को छोड़ दिया। माता सीता तो चलिए प्रभु श्री राम के साथ ही थी ना। पत्नी अगर पति के साथ हो और वन में भी हो तो उसको दिक्कत नहीं है। आपके जीवन में बहुत कष्ट हो लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ हो, आपके साथ ईमानदार हो, तो कष्ट आप आराम से निकाल लीजिएगा। क्योंकि एक आदमी है जो आपको समझ रहा है तो आपको वो कष्ट नहीं लगेगा। लेकिन उर्मिला के साथ क्या था, लक्ष्मण जी ने कह दिया कि हम जा रहे हैं भाई की सेवा में, बोले हमको भी ले चलो। बोला हम तो खुद दास बन के जा रहे हैं, तुम कहां जाओगी दासी बन के, तो तुम यहीं रहो, माँ का सेवा करना। मुझे 14 वर्ष का बात था। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि एक थोड़ा सा भी अश्क नहीं निकलना चाहिए, आंसू नहीं आना चाहिए आंख पे, मतलब रोना भी मना था उर्मिला के लिए। और आज के डेट में अगर कह दीजिए कि जा रहे हैं 2 साल बाद आएंगे, सऊदी जा रहे हैं, तो कहे कि एक काम करिए हमरो पासपोर्ट बनवा दीजिए, हम भी चलेंगे। आखिर शादी करके लाए कहाँ हैं? 7 वचन दिए ना। 7 वचन उर्मिला जी को भी था, लेकिन मर्यादा, संस्कृति और दायित्व की भावना उनको रोक दिया। और उस महिला ने, उन्होंने एक अश्रु भी नहीं बहाया और 14 वर्ष तक इंतजार किया। तो जब कोई निर्णय की प्रक्रिया होती है तो उसमें आप देखेंगे कि इमोशन जो होता है तो बहुत बार जस्टिस करने में थोड़ी सहायता होती है, नहीं तो प्रैक्टिकल आदमी बहुत बार इनजस्टिस कर देता है, अन्याय कर देता है प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा इमोशन भी अन्याय करवा देता है। इसलिए इमोशन पर इंटेलिजेंस का कंट्रोल होना एकदम जरूरी है। लक्ष्मण जी निस्वार्थ भाव से राम की सेवा कर रहे थे। जब वनवास गए और जाके ये लोग पहले बार जब रुका
अभी कुछ ही दिन हुआ था वनवास का, भरत आए घर पे, मालूम चला कि राम को वनवास हो गया, तो भरत गए मनाने के लिए। इमोशनल आदमी कैसा होता है, एकदम तुरंत एग्रेसिव हो जाएगा, तुरंत रो देगा, तुरंत हंस देगा, ऐसा होता है इमोशनल आदमी। तो देखा उन्होंने कि भाई अयोध्या की चित्ररंगनी सेना की पताका दिख रही है, पूरा जंगल में बड़ी सेना चल रही थी साथ में भरत के, तो चारों तरफ एकदम, नहीं तो आप कहीं बहुत धूल गर्दा उड़े तो लगता है ना भाई कौन है, तो पेड़ पे चढ़ के देखा तो देखा कि अयोध्या की चित्ररंगनी सेना आ रही है। अब लक्ष्मण जी के मन में हुआ कि बाप ये भरत जो है यार, ये तो एकदम मतवाला हो गया है लग रहा है, इसको मिल गया है राज, और राज मिलने के बाद ये क्या हो गया है, तो राज मिलने के बाद ये पूरे तरीके से हमको एक लगता है कि बर्बादे कर देगा एकदम। तुरंत उधर से उतरे और उतर करके राम जी को कहे कि सुनिए, ये दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, इधर से आ रही है अयोध्या की सेना, हम अब बाण लेके तैयार हो गए, एक के बार मारेंगे कि सब सेना खत्म और भरत भी खत्म, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। राम को आप टेंशन मत लीजिएगा, हम ये हैं होई सतशंभु सहाय। उन्होंने कहा कि अगर भगवान शंकर भी उधर से सहायता करने आ जाएंगे ना, तो मेरे पास ऐसा बाढ़ है कि हम सबका उपाय कर देंगे, इसलिए घबराना नहीं है। तो राम जी धीर भीर गंभीर आदमी, वो बोले यार रुक तो जाओ, मामला समझ लो। ये होता है इमोशनल आदमी, समझेगा नहीं, पहले थोड़ा सा किसी ने अच्छा से बात कर दिया तो उस पर अपना सब कुछ लुटा दिया, और थोड़ा सा रूड बात कर दिया, उससे अपना सारा नाता तोड़ लिया। ठीक बात है, इंटेलिजेंस लगना चाहिए। कोई आदमी आपसे अच्छा से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वास्तव में अच्छा आदमी है या आपका एक्सप्लॉइटेशन करना चाह रहा है। बहुत बार बैरी मित्र का व्यवहार करता है, कहा जाता है कि दुश्मनी निकालने का मित्रता एक अच्छा तरीका होता है। तो अगर कोई आपसे अकस्मात प्रेम दिखला रहा है तो आपको ठहरने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि क्यों, ना जान ना पहचान ना कोई समर्थन, कुछ नहीं, फिर भी आदमी क्यों हमको सपोर्ट दिखला रहा है, क्या बात है। तो ये सब चीज पर विचार होना चाहिए, और विचार करने के बाद ही ये होना चाहिए। तो उन्होंने तो तीर चलाने की तैयारी कर दी, लेकिन उधर से क्या हुआ, राम जी तो थे, बोले कि भाई थोड़ा रुक जाओ। आकाशवाणी भी हुई कि भाई क्रोध में आकर के आप कोई ऐसा काम मत कर दीजिए कि जीवन भर आत्मा को ग्लानि हो। तो इंतजार किया, मालूम चला भरत तो मनाने के लिए आए थे। अब उसी स्थिति में अगर तीर चला दिए होते तो जीवन भर अपने आप को माफ कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए इमोशन पर इंटेलिजेंस का कंट्रोल जरूरी है। तो उनके साथ राम थे जो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन हर चीज पर अपना कंट्रोल रखते थे। लक्ष्मण जी तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। तो एक बार ये प्रसंग भी आया है कि उन्होंने पूछा राम से कि क्या भावुक होना बुरा बात है, तो उन्होंने समझाया कि भावुक होना बुरा बात नहीं है, इमोशनल होना कोई बुरा बात नहीं, क्योंकि इमोशनलेस आदमी राक्षस होता है, उससे डरने की आवश्यकता है, वो कुछ भी कर सकता है कभी भी। इसलिए क्या चाहिए, इमोशन वाला आदमी है तो ठीक है। अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि मैं कभी नहीं रोया हूं और मैं कभी नहीं रोता हूं, उससे दूर हो जाइए, क्योंकि जो कभी नहीं रोया है ना वो आपको बहुत रुलाएगा, क्योंकि उसको रोने का मर्म ही नहीं पता है, मतलब इमोशन नहीं उसके अंदर में, वो आपको बहुत रुलाएगा। और अगर कोई आदमी कह रहा है यार मैं इस वक्त रो दिया था, हो गया, समझिए ठीक ठाक आदमी है, इमोशंस काम कर रहे हैं उसके अंदर में, यानी वो परिस्थितियों के हिसाब से होगा। कुछ कुछ आदमी परिस्थिति उस पर कोई असर नहीं डालता है, वो इतना जानवर टाइप बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया, क्योंकि इमोशन उस पर वर्क नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायिक संस्था में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन न के बराबर होना कहीं ना कहीं जस्टिस को भी इंपैक्ट करता है। इसलिए वहां पर इस कॉलेजियम व्यवस्था के वजह से ही कहीं ना कहीं, चूंकि पता ही नहीं चलता है, तो एक प्रकार से असामान्य प्रतिनिधित्व होता है। अब अगर 1/3 रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में मिल गया विमेंस को, तो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन की तो वकालत मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कॉलेजियम को महिलाओं को महत्व देना चाहिए। जो योग्य महिलाएं हैं, क्वालिटी है जिनके अंदर में, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे बुलाया जाए। अगर 34 जज हैं तो कम से कम 5 भी तो महिलाएं रखो, 6 तो महिलाएं रख लो कम से कम। कोई अगर कमीशन, जैसे कि वो वाला जो मैटर हुआ था आपको साउथ इंडिया वाला केरला में, तो केरला का जो मैटर हुआ था ब्रह्मचारी जी के मंदिर का जो मैटर था,
तो उसमें इंदु सिंह मल्होत्रा थी, 5 जजों का बेंच बना था, उसमें एक महिला जज थी इंदु सिंह मल्होत्रा, और उनका फैसला सबसे बढ़िया फैसला था उनका, सबसे बढ़िया फैसला था उनका। लेकिन दिक्कत यह थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बहुमत के आधार पर माना जाता है। तो 4 जजों ने अलग बात कही और इंदु सिंह मल्होत्रा जी ने अलग बात कहा। 4 जजों ने कहा पुरुष होते हुए कि महिलाओं को मंदिर में पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, जबकि इंदु सिंह मल्होत्रा ने कहा कि वहां पर कौन पूजा करेगा और कौन पूजा नहीं करेगा ये वहां के लोग पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान कानून में नहीं है, कुछ समस्या का समाधान समाज करता है। तो परंपराएं भी कुछ चीज होती हैं, और भारत जैसा देश परंपराओं से चलता है, ट्रेडिशन से चलता है, केवल लॉ से थोड़ी ना भारत चलता है। तो ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह था कि वो सिंगल थी जो उन्होंने ऐसा कहा था, तो इसलिए उनका बात नहीं माना गया और 4 जजों का बात माना गया। तो 4 जजों ने अगर ये बात कहा, जो कि चारों के चारों पुरुष जज थे, महिला था विमेंस अफेयरेंस का, तो दिक्कत यह है कि यह भी तो हो सकता है कि जजेस का निर्णय इस बात से भी इंपैक्टेड होगा कि अगर वो इस केस में यह कह देते कि महिलाओं को वर्जित किया जाता है, तो उनके ऊपर यह भी आरोप लग सकता था कि भाई ये महिला विरोधी हैं। तो महिला होते हुए इंदु सिंह मल्होत्रा को यह बात करने में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उनको तो कोई, तो महिला है, तो कोई कैसे कहेगा कि महिला विरोधी है। लेकिन जो जज की चेयर पे बैठा हुआ है उसको तो फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, समाज क्या कर रहा है। अगर वो बात भी अगर जज साहब सोचने लगेंगे तो संभव है कि वास्तव में न्याय नहीं हो पाएगा। तो न्याय करने के लिए आपको एक इक्वल अगर वैलिडिटी रहेगी, अगर इक्वल प्रेजेंटेशन रहेगा, तो संभव है कि न्याय में और ज्यादा धार आएगा और न्यायपालिका और ज्यादा बेहतर होगी। तो असमान प्रतिनिधित्व भी कहीं ना कहीं रीजन है इसका कॉलेजियम का, मतलब कॉलेजियम में विवाद का कारण है असमान प्रतिनिधित्व भी। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे जो आपने लिखे हैं, इन सभी मुद्दों पर विवाद होता है कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के, कि कॉलेजियम के वजह से इस तरह के सिचुएशन और कंडीशन बन रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आइए कि तो अब क्या होना चाहिए। तो विवाद देख लिया, तो अब शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे, नियुक्ति प्रणाली में सुधार का प्रयास। नियुक्ति प्रणाली में सुधार का प्रयास। नियुक्ति प्रणाली में सुधार का प्रयास। तो सुधार के प्रयास के तहत क्या किया गया? तो सुधार के प्रयास के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, हालांकि लिख लेंगे कि 2015 में न्यायपालिका ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि 2015 में न्यायपालिका ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ओके,
तो ये बहुत बार मैंने आपसे चर्चा किया है कि न्यायपालिका ने क्या कहा। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग तो बना था 14 में ही, मोदी जी की सरकार आई, सरकार के आने के साथ ही इन्होंने संविधान में संशोधन किया, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इसमें था कि जुडिशरी के लोग और सरकार के लोग और विपक्ष से भी एक आध व्यक्ति को शामिल करेंगे और शामिल करके ग्रुप डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कौन होगा। हालांकि उसमें एक ये चीज था कि जो ग्रुप बन रहा था उसमें बहुमत जो थी वो एग्जीक्यूटिव की थी, मतलब कार्यपालिका से लोगों की संख्या ज्यादा थी और जजों की संख्या कम थी। तो जजेस के द्वारा एक बात तो ये कहा गया कि अगर ये व्यवस्था आई तो न्यायपालिका पर कार्यपालिका का फिर से प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और जस्टिस भी इंपैक्ट होगा। इसलिए कोर्ट ने बहिष्कार कर दिया, कोर्ट ने विरोध कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोर्ट ने बहिष्कार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि इससे संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन होता है। तो फिर अभी तक सरकार के द्वारा भी कोई ऑफिशियल जो रिफॉर्म के प्रयास किए जाने चाहिए वो नहीं हुए हैं और कोर्ट लगातार निरंतरता के साथ कॉलेजियम को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब विवाद भी चल रहा है, अव्यवस्था भी चल रही है। तो अब है कि इसमें हम क्या सुधार सुझा सकते हैं, कि क्या सुधार हो सकता है। थोड़ा सा लिखेंगे भविष्य का दृष्टिकोण, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, भविष्य का दृष्टिकोण। तो भविष्य का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, कहेंगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हुए कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हुए कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हुए रिक्तियों को भरना, करते हुए रिक्तियों को भरना, रिक्ति मतलब वही वैकेंसी, खाली जो हुआ है, रिक्तियों को भरना एक सतत एवं सहयोगी प्रक्रिया है। एक सतत एवं सहयोगी प्रक्रिया है। एक सतत एवं सहयोगी प्रक्रिया है तथा इसके लिए कोई समय सीमा नहीं हो सकती है, तथा इसके लिए कोई समय सीमा नहीं हो सकती है। हालांकि यह एक अस्थाई स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचने का समय है। हालांकि यह एक अस्थाई स्वतंत्र निकाय के बारे में हालांकि यह एक अस्थाई स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचने की प्रक्रिया है, या सोचने का समय है। समय लिखेंगे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। सोचने का समय है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ
पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए न्यायिक प्रधानता की गारंटी देता है। न्यायिक प्रधानता की गारंटी देता है। लेकिन न्यायिक विशिष्टता की नहीं। लेकिन न्यायिक विशिष्टता की नहीं। लेकिन न्यायिक विशिष्टता को नहीं। न्यायिक विशिष्टता को नहीं। इसे इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसे इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। विविधता को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। विविधता को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिए। पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिए। प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को नजरअंदाज न करते हुए स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण देना चाहिए। और शक्ति का संतुलन का सिद्धांत तथा शक्ति के संतुलन का सिद्धांत तथा पृथक्करण के सिद्धांत की भी रक्षा करनी चाहिए। शक्ति के संतुलन का सिद्धांत और पृथक्करण के सिद्धांत का भी रक्षा करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, विविधता मतलब होता है कि जो अलग अलग भाषा, संस्कृति, कल्चर जो हमारे देश में है, इसको प्रतिबिंबित मतलब दिखाना है ना। तो सब चीज को आपको दिखाना है ना। विविधता को प्रतिबिंबित करना है, मतलब उसको आपको दिखाना है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, है ना। पेशेवर क्षमता मतलब कि न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय देना। तो हम सब लोग अपना लेके जाते हैं अपना केस वहीं पर ना, तो इसका पैसा ही है ना। जज लोग को तो पैसा मिलता है ना उसके लिए। तो अपने पेशेवर क्षमता को आप बढ़ाइए। ये मत कीजिए कि हम एग्जीक्यूटिव को इंटरफेरेंस नहीं देंगे। आप पेशेवर क्षमता बढ़िया कीजिए, आप बढ़िया से न्याय कीजिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को कोई समस्या? ठीक है, फिर मिलते हैं।